तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन बेहद अहम ब्लड टेस्ट के बारे में, ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नाम सुनने में भले ही थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन सच मानिए खून की एक छोटी सी बूंद हमारे शरीर के अंदर चल रही कई बड़ी उथल-पुथल का राज खोल सकती है। चलिए सीधा इसके अंदर डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ESR है क्या। सिंपल भाषा में समझे तो ESR ये मापता है कि ठीक 1 घंटे के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC कितनी तेजी से एक टेस्ट ट्यूब के नीचे जाकर बैठती हैं। मजेदार बात यह है कि इसे अक्सर सिकनेस टेस्ट भी कहा जाता है। अब ये कोई डायरेक्ट बीमारी का नाम नहीं बताता कि आपको फला बीमारी है, बल्कि ये शरीर में कहीं छिपे हुए इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का एक बहुत बड़ा अलार्म है। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। खैर, इसके पीछे का विज्ञान काफी दिलचस्प है। जब भी शरीर में कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो हमारे खून में फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन अचानक से बढ़ जाते हैं। ये प्रोटीन करते क्या हैं? ये लाल रक्त कोशिकाओं को आपस में चिपका देते हैं, बिल्कुल किसी गोंद की तरह। और जाहिर सी बात है, जब चीजें आपस में चिपक कर भारी हो जाएंगी तो वो तेजी से नीचे गिरेंगी। बस इसीलिए इन्फ्लेमेशन होने पर कोशिकाएं जल्दी नीचे बैठ जाती हैं। इसे मापने का जो सबसे बेहतरीन और स्टैंडर्ड तरीका है उसे वेस्टरग्रेन मेथड कहते हैं। इसमें काफी सटीक कैलकुलेशन होती है। 1.6 मिलीलीटर खून को 0.4 मिलीलीटर सोडियम साइट्रेट के साथ मिक्स किया जाता है, मतलब एकदम परफेक्ट 4:1 का रेशो। फिर इस मिक्सचर को एक लंबी सी ट्यूब में भरकर बिल्कुल सीधा, एकदम वर्टिकल खड़ा कर दिया जाता है पूरे 1 घंटे के लिए। एक और जरूरी बात, अगर EDTA वाला खून इस्तेमाल हो रहा है तो उसे 2 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है। ठीक 1 घंटे बाद बस ये नापा जाता है कि RBC कितने मिलीमीटर नीचे बैठी हैं। अब अगर हम नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो यहाँ सबके लिए एक ही पैमाना वाला फॉर्मूला नहीं चलता। ESR की नॉर्मल रेंज उम्र और जेंडर के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का बेसलाइन थोड़ा सा ज्यादा होता है। जहाँ एडल्ट पुरुषों के लिए ये 0 से 15 है, वहीं महिलाओं के लिए 0 से 20 होता है। और जैसे जैसे उम्र 50 के पार जाती है, शरीर के नेचुरल बदलावों की वजह से ये दर थोड़ी और बढ़ जाती है। वहीं छोटे बच्चों में ये सबसे कम होती है, यानी 0 से 10 के बीच। तो आखिर ESR का बढ़ना या घटना हमें क्या बताता है? देखिए, अगर ESR हाई है तो ये TB, निमोनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों की खतरे की घंटी हो सकता है। हालांकि यहाँ एक पेंच भी है, प्रेगनेंसी में या उम्र बढ़ने पर भी ये नेचुरली हाई हो सकता है। इसके बिल्कुल उलट, अगर ESR बहुत कम है तो ये पॉलीसिथीमिया यानी शरीर में RBC का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सिकल सेल एनीमिया या हार्ट फेलियर जैसी दिक्कतों की तरफ इशारा करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। लैब की एक छोटी सी चूक और पूरा रिजल्ट खराब। अगर ट्यूब थोड़ी सी भी टेढ़ी रह गई या कमरे का तापमान बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ तो गड़बड़ पक्की है। इसके अलावा खून और केमिकल का गलत रेशियो, रीडिंग लेने में 1 घंटे से ज्यादा या कम का समय लगाना या फिर ब्लड सैंपल में थक्का बन जाना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो टेस्ट के नतीजों को पूरी तरह से गलत साबित कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और आसान सी ट्रिक है। ESR में जो बीच का अक्षर है S यानी सेडिमेंटेशन, इसे बस अंग्रेजी के शब्द सेटलिंग से जोड़ दीजिए। सेटलिंग माने सटल होना। कुल मिलाकर ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी बात को ट्रैक कर रहा है कि वो लाल कोशिकाएं कितनी तेजी से नीचे की तरफ सेटल हो रही हैं या बैठ रही हैं। है ना एकदम सिंपल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बात बिल्कुल साफ है, अकेला हाई ESR हमें किसी खास बीमारी का नाम नहीं बताता। ये सिर्फ एक वार्निंग साइन है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा इसे CRP, CBC जैसे दूसरे ब्लड टेस्ट के साथ मिलाकर देखते हैं। ये एक बड़ी सी मेडिकल पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा शरीर खून के जरिए इतने सारे बारीक और सटीक हिंट्स दे सकता है, तो क्या फ्यूचर में हम बीमारियों को उनके पहले लक्षण दिखने से भी बहुत पहले सिर्फ खून की एक बूंद से पूरी तरह डिकोड कर पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।